हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और अन्य हिंदी मीडियम बोर्ड समेत आप सभी हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के इस सबसे भरोसेमंद हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल बच्चों देव एजुकेयर, जहां पास आप लोगों को मिल जाता है कक्षा 11वीं और 12वीं के अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की ढेर सारी सेशन जो आपको आपकी किसी भी परीक्षा में सफल होने में 100% मददगार साबित होती हैं बच्चों। चाहे वो आपके क्वार्टरली एग्जाम हो, हाफ ईयरली एग्जाम हो, चाहे आपके मेंस एग्जाम ही क्यों ना हो, यहाँ पास इस चैनल के माध्यम से जो भी कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए लेकर के लाया जाता है वो सभी के सभी इतने सरल शब्दों में होता है, खास करके हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए, कि आप इनकी मदद से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। प्यारे बच्चों, पिछले कुछ सेशन के माध्यम से हम लोगों ने जैसे कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में क्या सीखा था, समांतर माध्य की गणना करना सीखा और साथ ही साथ हमने माध्यिका की गणना करना सीखा बेटा। तो आज के इस धमाकेदार सेशन के, आज के इस जानदार सेशन के माध्यम से हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुलक की गणना करना सीखने वाले हैं और साथ ही साथ केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का समापन भी करने वाले हैं बच्चों। तो आइए चलते हैं इस धमाकेदार सेशन की ओर और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर बहुलक है क्या, इनको किन किन श्रेणियों के माध्यम से, किन किन रीतियों के माध्यम से आखिर इसकी गणना की जाती है और इनकी गणना करने का सूत्र क्या होता है, सभी की सभी इस सेशन के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आइए चलते हैं बहुलक की ओर। सर्वप्रथम बच्चों, बहुलक, तो बहुलक क्या है उसके बारे में जान लेते हैं भैया। जब बहुलक पढ़ रहे हैं तो बहुलक के बारे में जानना भी अति आवश्यक है, जिसको हम z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बहुलक को किससे प्रदर्शित किया जाता है, z से प्रदर्शित किया जाता है बेटा। z जो है इसका सूचक है, जैसे कि आपके माध्यिका में क्या, सॉरी, समांतर माध्य में क्या होता था, x बार होता था, माध्यिका में क्या होता था, m होता था। ठीक उसी प्रकार से आप बहुलक को z से प्रदर्शित करते हो, z इसका सूचक कहलाता है बच्चा। ठीक है, तो आइए जानते हैं, बहुलक समंग श्रेणी का वह पद मूल्य है जिसकी बारंबारता या आवृत्ति श्रेणी में सबसे अधिक हो। बच्चों बोला गया कि बहुलक मूल्य वह पद मूल्य होता है जिसकी आवृत्ति समंग श्रेणी में, आपको जो समंग श्रेणी दिए गए हैं उसमें उसकी आवृत्ति या बारंबारता सबसे अधिक हो। अगर मैं अपने शब्दों में कहूं बच्चों तो क्या कह सकता हूं कि आपको जो समंग श्रेणी दिए हुए हैं, ठीक है, तो यहां पास बोला जा सकता है कि किसी भी समंग श्रेणी में दिए गए पद मूल्यों में जिसकी बारंबारता या जिसको सबसे अधिक बार दोहराया गया है उसी को हम क्या कह सकते हैं, बहुलक कह सकते हैं। जैसे कि यहां पास बोला गया उसकी बारंबारता के बारे में, उसकी आवृत्ति के बारे में बच्चों। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, जिसको सबसे अधिक बार दोहराया गया है उस श्रेणी में, तो उसी पद मूल्य को हम क्या कहेंगे, बहुलक कहेंगे। ठीक है बच्चों, बहुलक की गणना बेटा तीन श्रेणियों के माध्यम से की जाती है। जैसे कि आपके समांतर माध्य और माध्यिका को भी तीन ही श्रेणियों के माध्यम से गणना की जाती थी। कौन कौन सी वो श्रेणियां होती थी, एक तो होती थी व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरी होती थी खंडित और तीसरी होती थी आपकी अखंडित श्रेणी, या जिसी को हम बोलते थे सतत श्रेणी। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से आपके बहुलक को भी उन्हीं तीन श्रेणियों के माध्यम से ज्ञात किया जाता है और इनमें ही क्या होता है, कुछ अलग अलग रीतियों के माध्यम से इनकी गणना करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पास जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि बहुलक की गणना करने की भी वही तीन श्रेणियां होती हैं, व्यक्तिगत, खंडित और अखंडित। तो सर्वप्रथम जानने का प्रयास करेंगे कि अखंडित श्रेणी के माध्यम से आखिर बहुलक की गणना किस प्रकार से की जाती है। तो आइए चलते हैं व्यक्तिगत श्रेणी की ओर। बच्चों बोला जाता है कि व्यक्तिगत श्रेणी में जब आप बहुलक की गणना करते हैं तो उसमें तीन रीतियों का प्रयोग आपको करना होता है। अब वो तीन रीतियों का कब कब आपको प्रयोग करना होता है मैं कुछ एग्जाम्पल की मदद से भी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, सर्वप्रथम जो रीति होती है या विधि होती है वो निरीक्षण विधि होती है, जिसमें आप क्या करते हो, आपके पास जो समंग श्रेणी दिए हुए हैं उनमें उसकी बारंबारता, पद मूल्य की बारंबारता या आवृत्ति को, या किसको सबसे अधिक बार दोहराया गया है उसको देखते हो और निरीक्षण करके ये पता लगा लेते हो कि यही हमारा बहुलक मूल्य होगा। दूसरी चीज, व्यक्तिगत को खंडित या सतत श्रेणी में बदल करके, दूसरी जो विधि होती है कि आपको जो व्यक्तिगत श्रेणी दिया है उसी को आप खंडित श्रेणी में या अखंडित श्रेणी में बदल करके क्या करते हो, बहुलक मूल्य की गणना करते हो, और वो कब किया जाता है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला जाता है बच्चों कि आप समांतर माध्य और माध्यिका के आधार पर भी क्या करते हो, बहुलक की गणना करते हो। तो ये तीन श्रेणियां हैं और इन तीनों श्रेणियों के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बहुलक की गणना कैसे कैसे की जाती है। तो आइए चलते हैं। सर्वप्रथम जो हमारा एग्जाम्पल है बच्चों,
ठीक है, बोला गया कि अर्थशास्त्र के एक प्रश्न पत्र में 20 छात्रों को निम्न अंक 100 में से प्राप्त हुए। कितने में से बताइए? 100 में से। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए कुछ अंक हमको दिए हुए हैं 100 में से प्राप्त होने वाले जो 20 छात्र हैं उनको। ठीक, अब किसी को 50 अंक तो किसी को 45 तो किसी को 48, इस प्रकार से आपको अंक अर्जित हुए हैं। अब देखिए किसकी बारंबारता अधिक है या किसकी आवृत्ति अधिक है, या मैं कहूं कि कौन से अंक को ज्यादा से ज्यादा छात्रों ने प्राप्त किया है, तो आप क्या कहोगे? यहां पास देखने से पता चल रहा है क्या, 70 को 1, फिर 2, 3, 4 और ये 5 छात्रों के द्वारा क्या किया गया है, 70 को, इस 70 को 5 छात्रों के द्वारा प्राप्त किया गया है। अगर मैं कहूं कि 70 ही हमारा बहुलक है, किस विधि के अकॉर्डिंग, इस निरीक्षण विधि के अकॉर्डिंग, तो क्या मैं गलत हूं बेटा? नहीं सर, ये तो बिल्कुल सही है कि हमने निरीक्षण विधि के अकॉर्डिंग ये पता लगा लिया कि हमारा जो बहुलक मूल्य होगा वो कौन सा होगा, 70 होगा, क्योंकि इसकी बारंबारता या इसकी आवृत्ति सबसे अधिक 5 बार आ रही है, जिसको सबसे अधिक बार 5 बार हमारे द्वारा दोहराया जा रहा है या 5 बच्चों के द्वारा इसको दोहराया जा रहा है। ठीक है, तो बहुलक मूल्य क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा आपका। किस विधि के अकॉर्डिंग, तो ये आपके व्यक्तिगत श्रेणी से आपके निरीक्षण विधि के अकॉर्डिंग है बेटा। ठीक है, दूसरा जब एग्जाम्पल हम लेते हैं बच्चों, ठीक इसी प्रकार का एग्जाम्पल है। अब यहां पास देखिए बोला गया निम्न आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर से आपको वही चीजें यहां पास जैसे आंकड़े दिए हुए थे, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी आपको आंकड़े दिए हुए हैं, लेकिन आप इसको भी क्या कर सकते थे, खंडित में बदल सकते थे, लेकिन आपको यहाँ निरीक्षण विधि के अकॉर्डिंग मेरे को बताना था, इसीलिए यहाँ पास इसको खंडित में नहीं बदला गया। अब यहाँ पास देखिए दूसरा जो एग्जाम्पल है उसको हम क्या करेंगे, खंडित श्रेणी में, जैसे कि यहाँ पास व्यक्तिगत को खंडित या सतत में बदल करके बोला गया, तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, इसको खंडित श्रेणी में बदलेंगे। अब खंडित श्रेणी में कैसे बदलेंगे सर, तो क्या करेंगे भैया, अंक को एक साइड और उसकी आवृत्ति जो होगी, अब आवृत्ति क्या है, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि जिसकी बारंबारता या आवृत्ति या जिसको सबसे अधिक बार दोहराया गया है वही हमारी आवृत्ति होती है। कितने बार इनको दोहराया जा रहा है इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनको हम क्या करेंगे, आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में इसको व्यवस्थित कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर लेने पर क्या हो जाएगा, सर्वप्रथम जो संख्या निकल करके आ रही है वो क्या है, 20, फिर 25 है क्या, 25 है सर, फिर 33 है क्या बेटा, 33, फिर 34 आ गया सर, फिर 35 आ गया सर, फिर आपके आ गए 37, फिर क्या आ जाते हैं आपके एंडिंग में सबसे बड़ा पद मूल्य हो गया आपका 50। अब देखिए इस समंग श्रेणी में जो आपको समंग श्रेणी दी हुई है, 20 को कितने बार दोहराया गया बेटा, एक बार, 25 को कितने बार दोहराए गए, एक बार, 33 को कितने बार यहाँ पास दोहराया गया है, 2 बार, फिर 34 को यहाँ पास एक बार। ठीक है, 35 को देखिए कितने बार दोहराए गए हैं, 4 बार दोहरा दिया गया है सर, फिर 37 को देखिए एक बार और आपके 50 को भी देखिए एक बार ही यहाँ पास दोहराया गया। अब क्या करिए, जब हमने इसकी आवृत्ति निकाल ली, बारंबारता निकाल ली, दोहराया गया कितनी बार ये देख लिया, तो हमको पता लग रहा है बच्चों कि ये जो आवृत्ति 4 बार आ रही है, किसकी आवृत्ति, 35 की आवृत्ति 4 बार आ रही है, तो 35 ही हमारा क्या होगा, बहुलक मूल्य होगा बेटा। क्लियर है बेटा। अब देखिए अब क्या करते हैं, जब हमको खंडित श्रेणी सॉरी व्यक्तिगत से अखंडित श्रेणी मतलब सतत श्रेणी में बदलने होते हैं, तो ऐसे कौन से प्रश्न होंगे जिनको हमको व्यक्तिगत से आखिर अखंडित में बदलने होंगे, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। कौन सा है, जैसे कि यहाँ पास हमको एग्जाम्पल दिया गया है कि 20 छात्रों के निम्न प्राप्तांकों से बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, 20 छात्र हैं, अब उनके प्राप्त अंकों से हमको क्या करने हैं, बहुलक की गणना करनी है बेटा। ठीक है, तो बहुलक की गणना कर लेते हैं, आइए देखते हैं। अब यहाँ पास एक चीज और ध्यान दीजिए, इन सभी चीजों को या इन सभी अंकों को केवल एक ही बार दोहराया गया है, किसी दो छात्रों ने इसका प्रयोग नहीं किया या किसी भी दो छात्रों को एक ही प्रकार के अंक अर्जित नहीं हुए हैं, तब ऐसी परिस्थिति में ही हम क्या करते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी से खंडित अखंडित श्रेणी में तब्दील करके किसी भी प्रश्न को बहुलक मूल्य का ज्ञात करना होता है।
ठीक है। तो यहाँ पास किसी भी मूल्य को दोहराया नहीं गया, तो इसको हम क्या करेंगे, अखंडित में बदलेंगे। अब अखंडित में बदलेंगे तो कैसे करेंगे, इसका वर्गांतर लेंगे। कितने का वर्गांतर लिए, आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है कि आप 0 से 10 ले रहे हो, है ना, 10 का वर्गांतर लेना चाहते हो, कि 0 से 5 ले रहे हो, कि 5 का वर्गांतर लेना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि आखिर इसमें 0 से 5 हम क्या करेंगे, 5 का वर्गांतर लेते हैं, 0 से 5। अब 5 का वर्गांतर क्यों, क्योंकि 0 से 5 तक कुछ संख्याएं हो सकती है ना। सबसे छोटी संख्या कौन सी है आपकी, सबसे छोटी संख्या देखा जाए तो यहाँ पास 3 है, क्या 3, सबसे छोटी संख्या 3 है जो 0 से 5 में ही अवेलेबल है। अब देखिए सबसे बड़ा पद मूल्य आपका कौन सा है, 34। तो 34 जो सबसे बड़ा पद मूल्य है वो 5 के वर्गांतर में लेते हुए चलेंगे तो 35 तक पहुंच ही जाएंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं 0 से 5, फिर 5 से 10, फिर 10 से 15, फिर 15 से 20, फिर 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35 बेटा हो गया। अच्छा ये 35 होगा, सॉरी। ठीक। अब यहाँ पास हमने वर्गांतर ले लिया है, अब आवृत्ति इसकी बनानी है। तो आवृत्ति कैसे बनाएंगे कि 0 से 5 के बीच में कितनी संख्याएं हैं इनको देखेंगे हम। 0 से 5 के बीच में, अब यहाँ पास 5 को नहीं लिया जाएगा इसमें, ठीक है। तो 0 से 5 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, आइए देखते हैं। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो 0 से 5 के बीच में 2 संख्याएं हैं, तो इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 5 से 10 के बीच में यहाँ पास फिर से 10 को नहीं लिया जाएगा, 5 को लिया जाएगा, 5 1 हो गया। फिर किस संख्या को लेंगे भाई, 5 के बाद आपकी ये 9, ये भी हो गए, 2 संख्या हो गई। अच्छा ये 8 भी है, ये 3 संख्या हमने ले ली बेटा। ठीक। अब 10 से 15 के बीच में देखिए, 10 से 15 यहाँ 10 ले लिए हमने, फिर 13 ले लिए, फिर किसको लेना है, 11 ले लिए, फिर ये 12 ले लिए, 1 फिर 2, यहाँ पास 3 हो गया और ये 4। और कोई है क्या, नहीं। तो यहाँ 10 से 15 के बीच में 4 संख्याओं को हमने ले लिया। 15 से 20 के बीच में देखिए, 15 से 20 के बीच में देखिए, ये 18 1 हो गया, ये 15 2 हो गया, ठीक है, और ये 16 3 हो गया। क्लियर। तो यहाँ 15 से 20 में 3 आवृत्तियां आ रही हैं। 20 से 25 में देखते हैं, ये 20 1 हो गया, फिर ये 2, ये 3, और कोई है क्या, नहीं, 3 इसमें भी आ गया। 25 से 30 में देखिए, ये 1 हो गया भैया, फिर ये 2 हो गया, और नहीं है ना, ये 2। अब यहाँ पास देखिए 30 से 35, 1 2 और ये 3, ठीक है। तो यहाँ पास भी इसकी आवृत्ति आ गई 3। कितनी संख्याएं थी, 20 बेटा। ठीक। यहाँ पास काउंट कर लिया जाए, काउंट करने से पता भी चल जाएगा कि 20 होता है कि नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पास 20 छात्रों की प्राप्तांकों को लिया है। 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 3 बेटा होते हैं आपके 12, 12 और 3 हो गए आपके 15, 15 और 2 हो गए 17, 17 और 3 हो गए 20। ठीक है। अब इनको जब बहुलक मूल्य ज्ञात करने होंगे तो आपको एक स्ट्रक्चर का प्रयोग करना होगा। वो स्ट्रक्चर ये होगा बेटा कि z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। इस सूत्र का आपको प्रयोग करना होता है, या तो फिर आप इसकी जगह क्या कर सकते हो, z बराबर L2 माइनस L1 सॉरी F1 माइनस F2 अपॉन हो जाएंगे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। इस सूत्र का भी आप प्रयोग कर सकते हो। और इन सूत्रों में मानों को किस प्रकार से रखा जाता है, F1 F2 और F0 किसको कहा जाता है, मैं आपको अखंडित श्रेणी के माध्यम से बताऊंगा जब इस प्रश्न को हल करेंगे बेटा। ठीक है। तो यहाँ पास हम क्या कर सकते हैं, अखंडित में भी बदल करके बहुलक की गणना कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पास एक और उदाहरण दिया गया। जैसे कि हमको बोला गया था कि व्यक्तिगत श्रेणी में हम तीसरी जो हमारी विधि है समांतर माध्य और माध्यिका के आधार पर भी हम क्या करते हैं, बहुलक की गणना करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है। विभिन्न दिनों में से तीसरे दिन बेचे गए जूतों संबंधित नीचे दिए गए हैं, बहुलक मूल्य की गणना कीजिए। हमारे पास कुछ आंकड़े हैं। अब ये आंकड़े इस प्रकार से हैं बेटा कि कुछ आंकड़ों को क्या किया गया है, समान रूप से दिया गया है, या उनकी आवृत्ति जो है या उसकी बारंबारता जो है,
या उसको जितनी भी बार दोहराया गया है वो समान है। अब दो या दो से अधिक बार जो आंकड़े हैं उनको समान रूप से दोहराया गया, कौन कौन से वो आंकड़े हैं, तो आइए देखते हैं कितनी संख्याएं हैं। पहले काउंट कर लिए जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो यहाँ पास n बराबर मैं लिख देता हूँ 16 भैया। ठीक, अब यहाँ पास काउंट कर लिए जाए, क्रम संख्या हम देते हैं 1 से लेकर के 16 तक बेटा। कितने तक? 1 से 16 तक लिख लेते हैं भैया। 8 9 फिर 10 11 12 13 14 15 और ये 16। ठीक है, अब क्या करेंगे, कितनी संख्याएं हैं यहाँ पास? सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2। 2 कितने बार आए हैं? 2 बार। 3 उसके बाद आए हैं, तो 3 कितने बार हैं बेटा? 3 2 बार हैं। फिर 4 कितने बार हैं इस श्रेणी में? देखिए 4 जो है 4 बार हैं। कितने बार हैं? 4 जो है 4 बार हैं। फिर 5 कितने बार हैं? 5 बार, सॉरी ये भी 4 बार हैं। ठीक है, फिर 6 कितने बार हैं? ये भी 4 बार हैं आपके। ठीक है, और इन सभी को जब योग किया जाता है, जैसे कि आपके 2 + 2 4 हो गए, 4 और +3 3 और +3 हो गए। इस प्रकार से जब आप इनका योग करते हो तो टोटल जो अमाउंट आता है बेटा वो होता है 70। कितने होते हैं? 70। अब यहाँ पास हमको एक सूत्र का प्रयोग करने को कहा गया, क्यों? क्योंकि देखिए 4 की आवृत्ति भी 4 बार, 5 की आवृत्ति भी 4 बार और 6 की आवृत्ति भी 4 बार आ रही है। तो इस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। वो सूत्र कौन सा होगा? बहुलक बराबर 3m-2x बार। अब m का मतलब है बेटा माध्यिका और x बार का मतलब है समांतर माध्य। मतलब आपको समांतर माध्य और माध्यिका की गणना करनी होगी और उसके तत्पश्चात आप क्या करोगे? बहुलक की गणना करोगे इन सूत्रों में मानों को रखते हुए। ठीक है, तो आइए पहले माध्यिका की गणना कर लेते हैं। जैसे कि 3m मतलब पहले माध्यिका की गणना होगी, फिर 2x बार, उसके बाद हम समांतर माध्य की गणना करेंगे। ठीक है, तो माध्यिका का सूत्र क्या कहते हैं? पद आकार बराबर या पद आकार n+1/2 वा पद। ठीक है, तो यहाँ पास n कितने हैं बेटा? 16 सर। भाग दे दो किससे? सॉरी 16 + 1 और भाग देंगे किससे? 2 से। तो m बराबर कितने हो जाएंगे बेटा? ये आपके 17/2। फिर आंसर क्या आ जाएंगे? 8.5 वाह पद हो गया। अब एक और सूत्र का प्रयोग आपको करना होगा। ये 8.5वां पद, कौन कौन से पदों की बीच की संख्या है ये हमको जाननी होगी, तभी हमारा जो पद मूल्य है वो निकल करके आएगा बेटा। ठीक है, माध्यिका मूल्य निकल करके आएगा। अब देखिए 8वें पद और 9वें पद के बीच की ये जो संख्या है 8.5, तो 8वें पद में कौन सी संख्या है बेटा? 8वां पद 4 हो गया। फिर 9वां पद कितना है बेटा? 9 हो गया। 9वां पद जो है आपके 5 हो गए और भाग दोगे किससे? 2 से। 4 + 5 बराबर कितने हो गए? 9। 9/2, 9 को भाग दे दीजिए बेटा 2 से, आंसर निकल करके आ जाएगा क्या? कितना भैया? 4.5। ठीक, तो आपकी माध्यिका मूल्य क्या हो जाएगा? 4.5। ये आपका माध्यिका मूल्य होगा। उसी प्रकार से हम जब क्या करते हैं, समांतर माध्य की गणना करते हैं, तो समांतर माध्य का सूत्र क्या कहते हैं? x बार बराबर सिग्मा x/n। ठीक है, x बार बराबर सिग्मा x/n, ये हमारा सूत्र कहलाता है भाई। ठीक है, और क्या कहते हैं कि जब हम क्या करेंगे, सिग्मा x हमने निकाल लिए, n हमने निकाल लिए, तो मानों को रख दो। सिग्मा x है आपके 70, n है कितने? 16। भाग दे दो बेटा, x बार निकल करके आ जाएगा। पहाड़ा तो आता होगा 16 का सबको, है ना? 16 का पहाड़ा पढ़ लो बेटा 70 के लिए, तो कितने हो जाएंगे? 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64। ठीक है, 16 चौक हो गए आपके 64। बच गए हाथ में कितना बेटा? आपके 6। 70 में से 64 चले गए तो आपके पास बचे कितने? 6। और आपने क्या किया? इसमें 0 लगा लिए, तो आपने यहाँ पास दशमलव लगा लिए, है ना? अब 16 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि आपके 60 से अधिक ना हो। तो 16 तिया कितने होते हैं बेटा? 48। 16 तिया हो गए आपके 48। 48 चले गए बच्चों आपके, किसमें से? 60 में से बच जाते हैं कितने? 12 बच जाते हैं। सर आपने क्या किया? फिर से 0 लगा दिए, एक और अंक ले लेते हैं करके, है ना? अब एक और अंक लेना है हमको, तो अब क्या करेंगे? फिर से 120 के लिए 16 का पहाड़ा पढ़िए, तो 16 × 7 = 112।
ठीक है, 16 सत्ते कितना होता है बेटा 112। अब यहाँ पास हमने क्या निकाल लिया, बहुलक सॉरी माध्य समांतर माध्य का मूल्य भी हमने जहां तक संभव था हमने ज्ञात कर लिया। हमारा जो समांतर माध्य निकल करके आया बच्चों वो था क्या 4.3 और 7। ठीक है, ठीक है, जैसे कि बच्चों हमने निकाल लिया माध्यिका निकाल लिया तो आंसर आया गया 4.5। समांतर माध्य हमने निकाले तो हमारे पास आंसर जो निकल करके आया है वो आया है 4.3 और 7। अब हमारा जो बहुलक का सूत्र कहता है बच्चों z बराबर 3m-2x बार। अब क्या करेंगे, ये इस m के मान पर हम रख देंगे 4.5। ठीक है, m के मान पर क्या रख देंगे 4.5 और x बार के मान पर हम रख देंगे क्या बेटा 4.3 और 7। यहाँ पास रख दीजिए 4.3 7। इनका इंटू करने पर क्या होगा बेटा, इनका इंटू करते हैं तो 13.5 आ जाएगा। 3 का गुना करेंगे हम 4.5 से तो 13.5 जहां तक आ सकता है। फिर जब हम इनको माइनस करते हैं किससे 2 इंटू 4.37, इनका जब हमने गुना किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा क्या 8.7 और ये 4। ठीक, 8.74 इनका आंसर निकल करके आ जाता है। जब हमने 13.5 को माइनस करे 8.4 में बेटा, ठीक है, तो z बराबर आंसर क्या निकल करके आएगा, आंसर निकल करके आ जाएगा 4 आपके हो जाएंगे 7 और ये 6। ठीक, 4.7 और 6 आपके आंसर निकल करके आते हैं बच्चों। और यही होता है हमारा बहुलक। किसके माध्यम से, जब हमने देखा कि इनमें किन्हीं दो या दो से अधिक पद मूल्यों को जो आवृत्ति उनकी है वो समान आ गई है तो उस परिस्थिति में है बेटा। ठीक है, आइए चलते हैं और देखते हैं कि आखिर खंडित श्रेणी के माध्यम से हम बहुलक की गणना किस प्रकार से करते हैं, किन किन रीतियों का इसमें प्रयोग किया जाता है बेटा। ठीक है, तो बच्चों इसमें जैसे कि होता है खंडित श्रेणी में क्या होगा, एक तो निरीक्षण विधि और दूसरी होती है समूहीकरण विधि। निरीक्षण विधि जहां तक संभव था मैंने आप लोगों को व्यक्तिगत श्रेणी में खंडित श्रेणी में ही बदल करके बता दिया था, तो आपको निरीक्षण विधि के द्वारा बहुलक की गणना करना पता चल गया है। तो इसमें निरीक्षण विधि के द्वारा नहीं बता रहा हूं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है समूहीकरण विधि बेटा, तो समूहीकरण विधि को इसके माध्यम से बता रहा हूं। ठीक है, खंडित श्रेणी में। तो यहां पास हमको एक एग्जांपल लिए हैं हमने। अब इसमें बोला गया बच्चों कि निम्न आंकड़ों से बहुलक मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम बहुलक ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं जिसके माध्यम से हम समूहीकरण रीति का प्रयोग कर रहे हैं इसको भी जानिए। यहाँ पास क्या है कि भैया हमको पद मूल्य तो दिए हैं 5 से लेकर के 12 तक। ठीक है, अब देखिए आवृत्तियों में दो जो आवृत्ति हैं, ठीक है, एक तो 7 की आवृत्ति 8 बार आई हुई है, फिर 11 की आवृत्ति 8 बार। अब देखिए 8 की आवृत्ति भी 10 बार और 10 की आवृत्ति भी 10 बार। अब यहाँ पर समान आवृत्ति वाले दो पद मूल्य मिल गए। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं बच्चों, हम समूहीकरण रीति का प्रयोग करते हैं और समूहीकरण रीति के द्वारा बहुलक की गणना करते हैं। ठीक है, अब समूहीकरण रीति बनाते हैं या उनके द्वारा बहुलक की गणना करते हैं बच्चों, तो दो चीजें हमको बनानी पड़ती है। एक तो होता है समूहीकरण तालिका। कौन सा होता है, समूहीकरण तालिका, जिसमें हम आवृत्तियों का समूहीकरण करते हैं। और दूसरा होता है विश्लेषण सारणी, जिसके माध्यम से हम सबसे अधिक आवृत्ति वाले पद मूल्यों को देखते हैं कि किसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार आ रही है बेटा। तो आइए इस समूहीकरण रीति के माध्यम से इस प्रश्न को हल करते हैं और बनाते हैं समूहीकरण तालिका और विश्लेषण सारणी, और जिसकी मदद से हम लोगों को पता चलने वाला है कि आखिर इनमें से बहुलक मूल्य कौन सा होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं बेटा। सर्वप्रथम बच्चों जब आप समूहीकरण तालिका बनाते हो तो आपके दो कॉलम्स तो आपको दिए हैं जैसे कि पद मूल्य और आवृत्ति का, लेकिन इसमें 5 और कॉलम्स ऐड हो जाते हैं आवृत्तियों का समूहीकरण करने के लिए। ठीक है, आवृत्तियों का क्या करने के लिए, समूहीकरण करने के लिए। टोटल तो आपके 7 कॉलम्स रहेंगे जैसे कि आपके पद मूल्य और आवृत्ति को पहला कॉलम माना जाता है। उसके बाद जो भी आप समूहीकरण करोगे आवृत्तियों का उसके लिए आपको 5 कॉलम्स और बनाने होंगे। और क्या क्या चीजें होती हैं, तो आइए इनका समूहीकरण करते वक्त मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे कि देखिए पहले कॉलम में जो आवृत्ति हमने लिखी है उसमें सबसे बड़े आवृत्ति वाले पद मूल्य कौन कौन से हैं, ये 8 और ये 10, जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार आई है 10 बार। ठीक है बेटा, तो जो भी आप कॉलम बना रहे हो जिनमें आप आवृत्तियों का समूहीकरण करने वाले हो उनमें सबसे अधिक आवृत्ति वाले
पद मूल्यों के नीचे आपको अंडरलाइन करने होंगे, जैसे कि अभी अभी हमने किए 8 की आवृत्ति 10 बार तो उसके नीचे अंडरलाइन करें, 10 की आवृत्ति भी 10 बार है तो उसके नीचे भी हमने अंडरलाइन किए हुए हैं। ठीक, तो अब इसकी जब हम समूहीकरण करते हैं तो सर्वप्रथम दो दो के आंकड़े बनाते हैं, दो दो के जोड़े बनाते हैं बेटा, मतलब दो पद मूल्यों को एक साथ जोड़ा जाता है, फिर ऊपर से एक पद मूल्य को छोड़ करके दो पदों को फिर से जोड़ा जाएगा। ठीक है, ऊपर से एक पद मूल्य को छोड़ करके, अब नीचे का वो छूट गया, भैया अकेला है तो उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तीन तीन के जोड़े बन जाएंगे बेटा, कितने के, तीन तीन के जोड़े बनेंगे। ठीक, अब इधर दो हैं, तीन के जोड़े बनाने हैं हमको, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए। फिर से वही सिलसिला, ऊपर से जैसे कि इसमें छोड़े थे वही ऊपर से एक संख्या को छोड़ दीजिए बेटा। ठीक, यहाँ पास एक छूट गया, अब यहाँ पास ऊपर से दो संख्या को आपको छोड़ करके बनानी होंगी, दो संख्या को हमने छोड़ दिया। ठीक, इस प्रकार से अब जोड़े हम तैयार करते हैं और देखते हैं इनकी आवृत्तियों का जब समूहीकरण करते हैं तो किस प्रकार से इनके जोड़े तैयार हो रहे हैं। जैसे 4 और 6 कितने होते हैं बेटा, 10। ठीक, 8 और 10 कितने होते हैं, 18। फिर 9 और 10 19, और फिर 8 और 7 15। अब इसमें देखिए इस कॉलम में सबसे अधिक आवृत्ति किसकी है, 19 की, जो आपके पद मूल्य 9 और 10 की है बेटा। ठीक है, किसकी है, पद मूल्य 9 और 10 की है, तो उसके नीचे हम अंडरलाइन करेंगे जैसा कि इसमें कर रखे हैं। ठीक, दूसरी चीज, जब हम इनका फिर से जोड़ा बनाते हैं एक पद मूल्य को छोड़ करके ऊपर से एक पद मूल्य को, ठीक है, या एक आवृत्ति को, तो 6 और 8 कितने होते हैं बेटा, 14। ठीक, 10 और 9 कितने होते हैं, 19। फिर 10 और 8 कितने होते हैं, 18। यहां पास फिर से देखिए कि 19 फिर से सबसे अधिक आवृत्ति वाला आवृत्ति है। ठीक है, इनमें सबसे अधिक आवृत्ति किसकी है, 19 की, और ये कौन कौन से पद मूल्यों से लिए गए हैं, 8 और 9 से बेटा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इनका भी कर लिया जाए, तो 4 और 6 हो गए आपके 10, 10 और 8 हो जाते हैं 18। ठीक, अब 10 और 9 होते हैं 19, 19 और 10 होते हैं बेटा 29। अब इन दोनों में सबसे अधिक आवृत्ति 29 की है, अंडरलाइन कर लो, है ना। नेक्स्ट क्या है, आप क्या करोगे, फिर से ऊपर के एक पद मूल्य को छोड़ दीजिए या एक आवृत्ति को छोड़ दीजिए, 6 और 8 कितने हो गए आपके, 14, 14 और 10 हो जाते हैं बेटा 24। ठीक, अब यहाँ पास फिर से तीन संख्या को ले लीजिए, 9 और 10 हो गए आपके कितने, 9 और 10 हो गए 19, 19 और 8 हो जाते हैं क्या, 27 बेटा। ठीक, तो यहाँ पास देखिए कौन सी आवृत्ति सबसे अधिक है, 27, तो 27 के नीचे कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए फिर से आप जब इनमें छठवें कॉलम में आते हैं तो यहाँ ऊपर के दो पद मूल्यों को छोड़ दीजिए, 8 और 10 हो गए आपके कितने, 18। 18 और 9 कितने हो जाते हैं बेटा, 27। 18 और 9 हो जाते हैं आपके 27। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए 10 और 8 हो गए 18, 18 और 7 हो गए आपके 25। तो यहाँ पास कौन कौन से पद मूल्य है बेटा, ये 27 सबसे अधिक आवृत्ति वाले पद मूल्य है। तो इस प्रकार से आप क्या करते हो, आवृत्तियों का समूहीकरण करते हो। अब जब आप विश्लेषण सारणी बनाते हो तो विश्लेषण सारणी में क्या होगा, आपके जो स्तंभों की संख्या है वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगी, जैसे कि स्तंभों की संख्या ये वाली है ना, और जो आपके पद मूल्य हैं, जो सबसे अधिक आवृत्ति रखने वाले हैं, ये जो पद मूल्य है वो इस प्रकार से आप लिखना। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सी चीजें हो रही हैं, क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो पहले कॉलम में बेटा, जो ये हमारा पहला कॉलम है, उसमें सबसे अधिक आवृत्ति वाले पद मूल्य कौन से हैं, देखिए ये 8 और ये 10, तो यहाँ पास 8 के नीचे लिख दीजिए 8 और 10 के नीचे लिख दीजिए 10। क्लियर, एक एक बार दोहराया गया इनको। नेक्स्ट देखिए दूसरे कॉलम में 19, कौन कौन सी आवृत्तियों को जोड़ करके बनाया गया था, 9 और 10, इनके सामने वाला पद मूल्य कौन सा है, 9 और 10, तो यहाँ पास लिखिए दूसरे कॉलम में, ये दूसरा कॉलम बेटा 9 और ये 10। क्लियर, ठीक है, समझ में आ रही है सारी चीजें। तीसरे कॉलम में देखिए ये जो 19 है सबसे अधिक आवृत्ति वाला पद मूल्य, कौन कौन से पद मूल्य से लिया गया है, 8 और 9, तो यहाँ पास लिखेंगे हम लोग 8 और 9 बेटा। क्लियर, क्लियर है, किसी को दिक्कत है नहीं ना, ठीक है, ये तीसरा कॉलम भी हमने समाप्त कर लिया। चौथे कॉलम में देखिए 29, कौन कौन से पद मूल्यों को लिया गया बेटा, 10, 9 और 10, तो यहाँ 8, 9 और 10 की बात कही गई, तो लिख लीजिए 8, 9 और ये 10। क्लियर, नेक्स्ट देखिए जब आपको पांचवें
कॉलम की बात करी गई तो पांचवें कॉलम में देखिए 27 किन किन पद मूल्यों को जोड़ करके बनाए गए हैं बच्चों, तो 9, 10 और ये 8, 9, 10 और ये 8 इनको जोड़ करके बनाया गया बेटा। तो इनमें जो पद मूल्य हैं वो कौन कौन से हैं आपके, 9, 10 और ये 11, कौन कौन से हैं, 9, 10 और ये 11 आ गए। क्लियर बेटा, किसी को दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए आपकी ये जो 27 है छठवें कॉलम में, पांचवें कॉलम तक हो गया, छठवें कॉलम में देखिए 27, ये कौन कौन से पद मूल्यों को लिए गए हैं बेटा, आपके आवृत्ति लिए गए थे 8, 10 और 19, इनको लेकर के बनाया गया है। अब यहाँ पास देखिए इनमें कौन कौन से पद मूल्य हैं, 7, 8 और 9, तो यहाँ पास से लिख लीजिए भैया 7, ये 8 और ये 9। क्लियर बेटा, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब इनका योग करिए कि कौन से पद मूल्य की आवृत्ति सबसे अधिक बार आ रही है। तो यहाँ पर देखिए 7 की जो आवृत्ति है एक बार आ रही है, 8 की आवृत्ति कितने बार, 1, 2, 3 और ये 4 बार, 9 की आवृत्ति कितने बार, 5 बार, 10 की आवृत्ति कितने बार, 4 बार और 11 की आवृत्ति आ रही है 1 बार बच्चों। क्लियर है इतना। अब देखिए बच्चों यहाँ पास हुआ क्या था, जब हमको प्रश्न मिला तो 8 की आवृत्ति 10 बार और 10 की आवृत्ति 10 बार आ रही थी, लेकिन हमको ये पता नहीं था कि 9 जो है वो हमारा पद मूल्य हो सकता है। क्यों, क्योंकि हमको देखना था भैया समूहीकरण जब हमने बनाया तब इसकी 9 की आवृत्ति सबसे अधिक बार आ रही है 5 बार, मतलब जो हमारा बहुलक मूल्य होगा बच्चों वो 9 होगा। क्या होगा, बहुलक मूल्य 9 होगा। इस प्रकार से आप क्या करोगे, समूहीकरण तालिका बनाओगे, उसके बाद विश्लेषण सारणी बनाओगे और विश्लेषण सारणी बनाने के बाद ही आपको पता चलने वाला है कि आखिर बहुलक का सही मायने में पद मूल्य कौन सा हो सकता है समूहीकरण विधि के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, इतना तो मेरे को पता है आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आइए देखते हैं अखंडित श्रेणी के माध्यम से, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पास बोला था कि जब आप अखंडित श्रेणी के माध्यम से प्रश्न बनाते हो तो 2 सूत्र होते हैं, एक तो ये और उसके अलावा इसको प्रयोग नहीं करना है तो ये वाला सूत्र। ठीक है, अब इनमें से किसी एक सूत्र का प्रयोग करते हुए मैं अखंडित श्रेणी के माध्यम से आप लोगों को प्रश्न बना करके बताने वाला हूँ। ठीक है, कौन सा प्रश्न है सर, आपको दिया गया है निम्न आंकड़ों से बहुलक की गणना कीजिए। ठीक है बच्चों, क्या बोला गया, निम्न आंकड़ों से बहुलक की गणना कीजिए। तो यहाँ पास आपको वर्ग दिए हुए और आवृत्ति कुछ इस प्रकार से दी गई है। अब हमने जब देखा जो स्ट्रक्चर था, अब यहाँ पास देखिए मैं इस प्रकार से तालिका नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ये इसी तालिका के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ स्पेस थोड़ा सा कम है तो इन्हीं तालिका के माध्यम से मैं आप लोगों को सारी चीजें बता रहा हूँ। अब देखिए F1 यहाँ पास बोला गया F1, F0 और F2, तो ये कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं, यहाँ F1 किसको कहेंगे, F0 किसको कहेंगे, F2 किसको कहेंगे। तो बात आती है बेटा सबसे अधिक आवृत्ति वाले पद मूल्य, तो सबसे अधिक आवृत्ति 18 है तो ये हमारा F1 कहलाता है। ठीक है, सबसे अधिक जिसकी आवृत्ति होती है वो हमारा F1 कहलाएगा, और जो सबसे अधिक आवृत्ति है उसके पीछे वाली वर्ग आवृत्ति या पीछे वाली जो आवृत्ति होती है उसको हम F0 कहते हैं। 18 की पीछे वाली कौन है, यहाँ पास 13, तो ये F0 कहलाएगी बेटा। ठीक है, अब F2 कौन सी होगी, तो ये 18 जो वर्ग आवृत्ति है या जो आवृत्ति जिस आवृत्ति की बात कर रहे हैं हम सबसे अधिक आवृत्ति की, उसके बाद वाली जो आवृत्ति होगी वो कहलाएगी आपकी F2 बेटा। ठीक, तो हमने बता दिया F0, F1 और F2। अब L1 और L2 की बात की जाए तो L1 किससे लिया जाएगा और L2 किससे लिया जाएगा, जो आपकी सबसे अधिक आवृत्ति वाले हैं उस पद मूल्य से या उस वर्ग अंतराल से बेटा। ठीक है, और I कितने हैं, तो यहाँ पर देखिए 0 से 10, 10 से 20 दिया गया है, मतलब कहीं ना कहीं आपके जो वर्गांतर हैं वो 10 का है बेटा। ठीक है, तो आइए अब हमको क्या मिल गया, F1 मिल गया, F0 मिल गया, F2 मिल गया, हमको L1 भी मिल गया और वर्गांतर भी जहां तक मिल गया बेटा। L1 क्या है आपके 20 और L2 क्या है आपके 30 बेटा। ठीक है, तो हम अब क्या करते हैं, इस सूत्रों में मानों को रखते हैं और इन सूत्र के प्रयोग से अखंडित श्रेणी के माध्यम से बहुलक की गणना करना भी सीखते हैं। ये एक हमारा सूत्र था जिसकी मदद से, ठीक है, इस सूत्र का भी प्रयोग करना बाद में सिखा दिया जाएगा आप लोगों को। ठीक, आइए देखते हैं L1 कितने हैं बेटा 20, L1 बराबर है 20 प्लस
यहाँ पास F1 जैसे कि मैंने आपको बताया ये हो गया 18 माइनस F0 कितने हैं 13 हो गया। फिर आपके 2F1 कितने हैं बेटा, F1 कितने हैं 18, ठीक, माइनस F0 है आपके कितने बेटा 13, माइनस फिर माइनस हो गया F2 कितने हैं 12, इंटू कितने करने हैं I से, I है हमारा 10, ठीक है। अब देखिए Z बराबर हो जाएंगे L1, ये 20 प्लस 18 में से 13 चला गया बेटा 5 बच गए, ठीक है। अब 2F, यहाँ पास 18 दूनी हो जाते हैं आपकी 36, अब यहाँ पास क्या हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस हो गए, तो यहाँ पास प्लस हो गए, ठीक, माइनस माइनस प्लस 13 12 हो जाएंगे आपकी 25, लेकिन यहाँ पास माइनस का चिन्ह इसलिए लगेगा क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी है माइनस की है, ठीक। इंटू करेंगे आई से, सॉरी आई मतलब 10 से, हो गया। अब यहाँ पास बराबर कर देते हैं, फिर 20 प्लस यहाँ 10 पंचे हो गए आपकी 50, बराबर करोगे बेटा 36 में से आपके 25 चले गए, कितने बचे 11। अब क्या करो 50 को 11 से भाग दे दो, आंसर जितना भी आएगा वही हमारा क्या होगा बहुलक मूल्य हो जाएगा बेटा, ये अखंडित श्रेणी के माध्यम से। तो 11 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 50 से अधिक ना हो, 11 का पहाड़ा ऐसे पढ़ दो भैया कि 50 से अधिक ना हो। तो यहाँ पास 11 चौक कितने होते हैं बेटा 44, 11 चौक हो गए 44, दशमलव लगा दो क्योंकि यहाँ पास आपके पास 50 में से 44 चले गए, आपके पास बच गए क्या 6, जीरो लगा दो, ठीक। 11 पंचे हो गए आपके 55, 11 पंचे 55, ठीक। यहाँ पास 55 चले गए आपके 60 में से बच गए क्या 5, फिर से जीरो लगा लो, फिर से कितना आएगा 11 चौक 44, तो आंसर क्या होगा बेटा Z बराबर 20 प्लस 4.54 मतलब हो गए 24.54, ये आपके आंसर होंगे बच्चा पार्टी। क्लियर है, किसी को दिक्कत है नहीं। तो ये तो था बेटा आप लोगों के इस सेशन के माध्यम से बहुलक की गणना करना हमने आप लोगों को अच्छी तरीके से सिखा दिया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस सेशन के माध्यम से बहुलक का कोई भी प्रश्न दिया जाए गणना करना आ जाएगा, चाहे वो आपके व्यक्तिगत श्रेणी में हो, खंडित में हो या अखंडित में हो, चाहे वो किसी भी रीति से हो, जैसे कि आपके निरीक्षण विधि हो गए, है ना, आपके व्यक्तिगत से खंडित या सतत श्रेणी में बदल करके हो गए, आपको समांतर माध्य या माध्यिका के आधार पर गणना करने को कहा गया हो, चाहे वो आपको बोला गया हो कि आप समूहीकरण रीति के माध्यम से आप बहुलक की गणना करिए या अखंडित श्रेणी के माध्यम से आप बहुलक की गणना करिए, आप सभी को इस सेशन के माध्यम से सारी की सारी चीजें बहुत ही आसान भाषा में समझा दी गई हैं और उम्मीद भी करता हूं कि आप लोगों को सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं बेटा अगले सेशन के माध्यम से और अगले नए अध्याय के माध्यम से। और वो कौन सा अध्याय होगा सर, तो कई बच्चे बोलते हैं कि हमको अब थ्योरी पढ़ना है क्योंकि क्वार्टरली एग्जाम आ रहे हैं और क्वार्टरली एग्जाम में हमको थ्योरी का पूछा जाएगा। तो बेटा मैं बता दूं अभी थ्योरी का थोड़ा सा ब्रेक डाउन चल रहा है, तो उसको ब्रेक ही रहने देते हैं, थोड़ा सा और प्रैक्टिकल्स की ओर चलते हैं और जानने का प्रयास करेंगे अगले सेशन के माध्यम से। अगले सेशन में हम लोग अध्ययन करेंगे अध्याय नंबर 10 जिनका नाम है विभाजन मूल्य चतुर्थक, और उसके साथ मिलते हैं बेटा। और बच्चों अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को बिल्कुल दबाना ना भूलें, ताकि आप लोगों को ऐसे ही आसान भाषा में और कॉन्सेप्ट मिलते रहें और सबसे पहले मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले सेशन के माध्यम से, तब तक के लिए जय हिंद।